गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट लेक्चर में वो था कोलिजन, जिसमें हमने देखा था कि कोलिजन किसे कहते हैं, कोलिजन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने किया था अप्रत्यास्थ व प्रत्यास्थ टक्कर, जिसमें अप्रत्यास्थ जो टक्कर होती है उसमें संवेग तो संरक्षित रहता है, लेकिन एनर्जी जो गतिज ऊर्जा है, आपको काइनेटिक एनर्जी है, वो संरक्षित नहीं रहती। ठीक है, ऐसे ही जो प्रत्यास्थ टक्कर है उसमें संवेग व गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। तो अब हम बात करेंगे टक्कर के कुछ टाइप्स की। हमारा जो टॉपिक चल रहा है टक्कर, कोलिजन। ओके, कोलिजन, इसमें प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ टक्कर की हमने बात की थी। ठीक है, प्रत्यास्थ टक्कर व सेकंड अप्रत्यास्थ टक्कर। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, उसमें हम बात करने जा रहे हैं कि 1D और 2D कोलिजन के बारे में। ठीक है, 1D कोलिजन क्या होती है, 2D कोलिजन क्या होती है। 1D कोलिजन को हम सम्मुख टक्कर भी बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, अब देखो, अब 1D कोलिजन में हम बात करेंगे प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ टक्कर की, 2D कोलिजन में हम बात करेंगे प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ टक्कर की। इसी के साथ ये दोनों जो टक्करों की बात करेंगे, प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ, इनकी हमारे पास दो फ्रेम है, एक लैब फ्रेम है और दूसरी सेंटर ऑफ मास फ्रेम है। तो इन दोनों फ्रेम के अंदर हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आज बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट, वो है सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर अर्थात 1D डायमेंशनल कोलिजन। ठीक है ना, 1 डायमेंशनल कोलिजन है। तो 1 डायमेंशनल कोलिजन में कौन सी है, प्रत्यास्थ टक्कर, इलास्टिक। ध्यान रखना, हम अभी बात कर रहे हैं प्रत्यास्थ टक्कर की, इलास्टिक की, जिसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित है। ठीक है ना, तो 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो सम्मुख, इसको हम सम्मुख को बोलते हैं हेड ऑन प्रत्यास्थ को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इनमें से इसको कोई सा भी नाम दे दीजिएगा, सब एक ही है। सम्मुख टक्कर का मतलब है 1D, मतलब आमने सामने की टक्कर। ठीक है, तो ये एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, ये 1D। ठीक है ना, 1D का मतलब एक रेखा के अंदर, ऐसे नहीं कि ये टकराए, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, या इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है ना, इधर जा रहा है, ऐसे नहीं, ये आए, टकराए और एक जिस डायरेक्शन में, जिस रेखा के अनुदिश आ रहा था, उसी रेखा के ऊपर वापस चला जाएगा। ठीक है ना, ये जिस रेखा के ऊपर आ रहा था उसी रेखा के ऊपर वापस चला जाएगा। जैसे नहीं, ये इधर से आया, टकराया और इधर चला गया, ये आया, टकराया, इधर चला गया या इधर चला गया। ठीक ना, इधर चला गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होते ही ये 2D हो जाता है। ठीक ना, डायमेंशनल, एक प्लेन के अंदर हो जाता है। हमको प्लेन नहीं, 1D। ठीक है ना, एक रेखा के अनुदिश लेना है, तो उस रेखा के अंदर जब आमने सामने की टक्कर होती है तो उसको हम सम्मुख टक्कर बोलते हैं। तो इस टक्कर के अंदर, इस टक्कर की बात हम पहले लेब फ्रेम में करने वाले हैं और उसके बाद में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसकी हम बात करेंगे सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर की, लेब फ्रेम। ठीक ना, जिसको आप प्रयोगशाला निर्देश तंत्र बोलते हैं, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। ठीक है ना, इस सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर का अध्ययन। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में
का मतलब आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। मतलब यदि हमारे सामने कोई चीज़ें कोई घटना घट रही है, ठीक है ना, तो वो घटना को हम डायरेक्ट उसको देख रहे हैं तो हम उसके लिए लेप हो गए, ठीक है ना, उस घटना के लिए हम लेप हो गए। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम जैसे ये पिंड है, तो पिंड का जो सेंटर ऑफ मास है आप देख सकते हैं कहाँ पे होगा, यहाँ पे है पिंड का सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे ये संतुलन अवस्था में है। तो संतुलन अवस्था में है, इसका मतलब इसके अंदर जो सेंटर में जो पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे वो इस पूरे पिंड का सेंटर ऑफ मास है। तो उसके सापेक्ष यदि हम चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है ना, इस पिंड के जो सेंटर ऑफ मास है उसके सापेक्ष हम घटनाओं को देख रहे हैं, तो उस बिंदु को, उस सेंटर ऑफ मास को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना, या इसको शॉर्ट में सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी बोल देते हैं, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, द्रव्यमान निर्देश तंत्र, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर हम इनकी इसकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रयोगशाला में जब हमारे सामने कोई पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, तो टकराने के बाद उनमें क्या होता है वो हम इसमें देखेंगे। तो इसके लिए टक्कर के लिए कम से कम 2 पार्टिकल तो होने चाहिए। तो 2 पार्टिकल मान लो कि माना 2 पार्टिकल है m1 और m2 मास के बीच टक्कर के पहले जो वेग है वो u1 u2 है, तो टक्कर के बाद जो वेग है वो v1 और v2 है। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सम्मुख 50 टक्कर, ठीक है, इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। तो इसकी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लेब फ्रेम में प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, ठीक है ना, इसमें बात कर रहे हैं प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, जिसमें आप मान लो, तो अब इसमें हम करने वाले क्या है प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। अब देखो 2 पार्टिकल हैं, ओके, 2 पार्टिकल हैं, तो 2 पार्टिकल का हमको मास के ज्ञात है यहाँ पे, है ना, m1 है, इसका m2 है। इनकी टक्कर से पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और कि ये इस वेग से चल कर आ रहा है, ये इस वेग से चल कर आ रहा है, ये हम आसानी से देख सकते हैं। अब इनकी टक्कर हो गई, ओके, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र है, इसका मतलब ये हम साफ साफ देख पा रहे हैं, ठीक है, नेचर में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो हम साफ साफ देख पा रहे हैं। और जो चीज समेत भौतिकी, जो यांत्रिकी है, ठीक है ना, क्लासिकल फिजिक्स है, इसका एक जो मेन जिसको हम क्या बोलेंगे, जो फायदा है वो ये है कि इसके अंदर, ठीक है ना, इस क्लासिकल मैकेनिक्स में हम चीज़ों को देख सकते हैं आसानी से, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है, जिनकी हम आप फाइनल ईयर में बात करोगे, ये फर्स्ट ईयर है, फाइनल ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स की बुक चलेगी आपकी, उसमें हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। वो वहाँ पे रियल वर्ल्ड नहीं है, ये यहाँ पे वास्तविक वर्ल्ड में सारी चीज़ें होती है, घटनाएं होती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जितनी भी घटनाएं होती है वो सारा इमेजिनरी वर्ल्ड है, सारा जो दिमाग की थ्योरियाँ हैं, ठीक ना, यहाँ पे जी कहानियाँ हैं, और उन कहानियों को फिर प्रूफ किया गया है, ठीक है, ये चीज़ है। वहाँ पे आप चीज़ों को देख नहीं सकते, ठीक है, कि ये चीज़ हो क्या रही है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस ऑर्बिट में रह रहा है, ठीक है। वहाँ पे हम छोटे पार्टिकल्स की बात करेंगे, ओके, ये मेरा आज का मुद्दा नहीं था, मेरा मुद्दा है टक्कर, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जो टक्कर है m1 m2 मास के u1 u2 वेलोसिटी से चलकर आ रहे हैं, एक रेखा के अनुदिश टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये हम देख सकते हैं आसानी से, ओके, क्योंकि एक ही रेखा है, तो एक रेखा है, दोनों आमने सामने टकराएंगे, तो ये इसको पार, है ना, तो इसमें कहाँ कितनी कंडीशन हो सकती है कि ये पार्टिकल इसको साथ लेकर इसके साथ निकल जाए, ये पार्टिकल इसको साथ लेकर इसके साथ निकल जाए, या ये हो सकता है कि ये दोनों टक्कर करके एक इधर चला जाए, एक इधर चला जाए, ये कंडीशन है यहाँ पे।
तो अब यहाँ पे हम जो पहली चीज़ है वो ये है कि हम इनकी टक्कर के बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है, कि इनकी टक्कर के बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माना द्रव्यमान m1 व m2 के दो कण है, ठीक है, दो कण है जो जो सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं, ठीक ना, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। इस चीज को हमको पता है। टक्कर से पहले कणों का वेग क्रमशः u1, देखो यहाँ पे u1 व u2 है। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आप ये वेक्टर लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते, ठीक है। क्यों, ये सिर्फ यही इसी केस की बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है और दूसरा ये पार्टिकल है, तो ये सिर्फ ये एक 1D की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक रेखा की बात कर रहे हैं। ये पार्टिकल हमेशा इसी रेखा के ऊपर गति करेंगे, ठीक है ना, इसी रेखा के ऊपर गति करेंगे। ये पार्टिकल ये इधर से इधर जा सकता है, ये इधर आ सकता है, ठीक है, इसी रेखा के ऊपर रहेगा। इसका मतलब हमको इस रेखा की डायरेक्शन ऑलरेडी पता है, ठीक है, कि इसकी डायरेक्शन क्या है, या ये होगी या ये होगी। तो यहाँ पे आप वेक्टर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई गलती नहीं मानी जाएगी इस केस की में सिर्फ। बाकी यदि अदर केस आएंगे तो वहाँ पे यदि वेक्टर जरूरत है तो वेक्टर लगाना पड़ेगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। क्रमशः u1 व u2 है तथा टक्कर के बाद वेग v1 वेक्टर व टक्कर के बाद वेग क्रमशः v1 वेक्टर है v2 वेक्टर है, ठीक है। टक्कर के बाद पहले ये है और बाद में हमने ये मान लिया, ये देखो ये तो है ज्ञात u1 और u2, ये तो है ज्ञात वेग जो हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। लेकिन v1 टक्कर के बाद वाला जो वेग है v1 और v2 ये हमको ज्ञात नहीं है, ये हमको कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये v1 और v2 है, ओके। अतः है तो ठीक है, v2 है तो अब यहाँ पे लिख दीजिएगा है तो संवेग संरक्षण का नियम जानते हैं। संवेग संरक्षण नियम से संवेग संरक्षण क्या होता है, टक्कर के पहले कुल निकाय का संवेग। तो कुल निकाय यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल मिलके एक निकाय बना रहे हैं, ठीक है ना। तो कुल निकाय का संवेग m1 u1 प्लस m2 u2। टक्कर के बाद कुल निकाय का संवेग तो v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, ओके। ये इक्वेशन बना गए आपकी। टक्कर से पहले संवेग और टक्कर के बाद का संवेग इक्वल होगा, ठीक है ना, ये संवेग संरक्षण कहता है, ओके। संवेग संरक्षण से अब दूसरा है तथा गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से। गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से, तो गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या होगा, गतिज ऊर्जा हाफ m1 u1 इज
स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा है, और ये हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा है। ये ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं कि टक्कर से पहले हमने ये लिख दिया, क्यों? क्योंकि हमने ये v1 v2 तो मान लिया कि टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी v1 v2 कुछ भी हो हम नहीं जानते, लेकिन टक्कर से पहले ये जानते हैं हम। तो टक्कर के पहले ये संवेग है, तो टक्कर के बाद में ये संवेग होगा संवेग संरक्षण नियम से, ठीक है, ये ही होगा। ओके, इसलिए हमने इसको इक्वल लिख दिया। और प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर टक्कर से पहले ये गतिज ऊर्जा है, तो टक्कर के बाद ये गतिज ऊर्जा होगी। हम नहीं जानते v1 v2 क्या होगा, लेकिन ये होगा, ये टोटल जो एनर्जी है ये इस टोटल एनर्जी के इक्वल होगी, ये पक्का है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2। तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके यहाँ से v1 और v2 की जो अज्ञात राशियां हैं v1 v2 ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो अज्ञात राशियां हैं और दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2, क्योंकि जो मैं जितनी अज्ञात राशियां होती है उतनी यदि हमारे पास समीकरण होती हैं तो हम उनको क्वांटिटीज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे पहले हम एक v1 v2 को कैलकुलेट करके उससे पहले एक छोटी सी चीज देखते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है देखो, जो समीकरण 1 व 2 से, ठीक ना, समीकरण 1 व 2 को हम निम्न रूप में लिख सकते हैं, निम्न रूप में लिखने पर, निम्न रूप में लिखने इसके साथ ओके, कैसे? ये m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 ये है, यहाँ से मैं जो ये m1 और m2 है वो कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से मैं m1 कॉमन ले रहा हूँ समीकरण 1 में, तो यहाँ पे क्या मिला u1 वेक्टर, ठीक है, और यहाँ से ये माइनस v1 वेक्टर, ठीक ना, m1 कॉमन ले लिया, ये इधर आया तो माइनस हो गया, यहाँ से m2 कॉमन ले लिया, तो m2 कॉमन लिया तो ये इक्वल लगा दिया, तो ये m2 ये v2 वेक्टर और ये m2 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा u2 वेक्टर। ओके, दूसरा ये इक्वेशन हो गई आपकी 3। 2 इक्वेशंस देखिए, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ से मैं m1 यहाँ से भी कॉमन लूंगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा u1 स्क्वायर और यहाँ से m1 ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से मैं m2 कॉमन लूंगा, m2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये v2 स्क्वायर माइनस यहाँ से ये u2 स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये 2 है, ये इक्वेशन 4 हो गई, ठीक है, ये समीकरण 4 हो गई, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से देखो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तो खोलना आता होगा आपको, इसको हम बोलते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की टर्म जैसा है, तो इसको हम खोलेंगे तो ये u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, ये v2 प्लस v2 और v2 माइनस u2, इस टर्म भी खुल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म खुलेगी तो ये एक माइनस u1 माइनस v1 ये एक टर्म यहाँ पे है, तो ये जो टर्म होगी u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1, तो इसमें देखो यदि हम, ठीक है, समीकरण 4 में 3 का भाग देने पर, ठीक है, 4 में 3 का भाग दे रहे हैं तो क्या मिलेगा, इसके अंदर हम इसका भाग दे रहे हैं तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, और इसके अंदर मतलब इस क्वांटिटी में u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, इस क्वांटिटी में हम भाग देंगे u1 माइनस v1 का, u1 माइनस v1 का, तो क्या ये u1 माइनस v1 से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ ये वाला भाग,
अर्थात u1 प्लस v1, ओके, इक्वल टू इधर क्या बचेगा v2 प्लस u2, ओके, u2 ये बचा, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं और क्या लिखते हैं, जो v2, ये v2 है, ये इधर आ गया v1, ठीक है ना, v2 माइनस v1 इक्वल टू ये माइनस, ये इधर है u1, ये इधर आ जाएगा u2 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, u1 माइनस u2, ठीक है। लेकिन इसको भी ये v2 माइनस v1 है तो इसको भी थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ, u2 माइनस u1, तो ये माइनस हुआ, इसका मतलब इस माइनस को मुझे बाहर लेना पड़ेगा, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो ये एक जो क्वांटिटी आई है यहाँ पे v2 माइनस v1 इक्वल टू माइनस u2 माइनस u1, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा अरेंज करके, तो देखो ये v2 माइनस v1 वेक्टर लगाना चाहो तो लगा दो, ना लगाना चाहो तो हम 1D की बात कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बोल चुका है इस बात को, ठीक है। और ये u2 माइनस u1 ये वेक्टर इक्वल टू माइनस 1, ओके। तो ये क्वांटिटी क्या बताती है आपको, ठीक है, ये यहाँ पे ये तो क्वांटिटी जो हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है ना, ये क्या बता रहा है, ये v2 माइनस v1, ये v2 माइनस v1 क्या है, v1 के सापेक्ष v2 का वेग, पहले पार्टिकल के सापेक्ष दूसरे पार्टिकल का वेग, ये u2 माइनस u1 क्या बता रहा है, पहले पार्टिकल के सापेक्ष दूसरे पार्टिकल का वेग, ये टक्कर के बाद का वेग है, ये टक्कर के पहले का वेग है, और ये इक्वल टू 1 है। यदि आप माइनस को भूल जाओगे, ठीक है ना, माइनस को भूल जाओगे आप यहाँ पे, तो ये इक्वल टू 1 है, अर्थात टक्कर के पहले अपेक्षित वेग टक्कर के बाद के अपेक्षित वेग के बराबर होता है, ठीक है ना। अर्थात जब दो पार्टिकल के अंदर प्रत्यास्थ टक्कर होती है, दो पार्टिकल के अंदर, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको, प्रत्यास्थ टक्कर होती है, तो प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के पहले अपेक्षित वेग, ठीक है ना, मतलब इन दोनों पार्टिकल्स का रिलेटिव वेलोसिटी, इसका इसके सापेक्ष वेग, ठीक है ना, अपेक्षित वेग, टक्कर के बाद इन दोनों का अपेक्षित वेग, मतलब इसका इसके सापेक्ष वेलोसिटी हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ये 1, इनका यह अनुपात जो होता है 1 होता है, और ये जो माइनस यहाँ पे दे रखा है, माइनस का मतलब ये है कि टक्कर के पहले ये इस डायरेक्शन में आ रहे थे, लेकिन टक्कर के बाद इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, मतलब टक्कर से पहले जिस डायरेक्शन में आ रहे थे, टक्कर के बाद उसकी विपरीत डायरेक्शन में ये गति करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ये ध्यान रखना, ठीक है। यदि ये जो वैल्यू है ये 1 से कम होती है, ये वैल्यू 1 से कम होती है, तो ये यहाँ पे अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर, और 1 है तो ये होती है प्रत्यास्थ टक्कर। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम आगे चलते हैं, अब हमारा जो टास्क है वो है v1 और v2 को कैलकुलेट करना। तो v1 और v2 को कैलकुलेट करने के लिए हम जो ये समीकरण है, ठीक है ना, ये वाली समीकरण है, समीकरण इसको 5, ठीक है ना, तो इस समीकरण 5 को हम कुछ इस तरीके से अरेंज करके लिख रहे हैं, ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, समीकरण 5 से, ठीक है, समीकरण 5 से हम यहाँ से v1 की वैल्यू लिख रहे हैं, v1 की वैल्यू, तो ये हो गया v2 प्लस u2, और इधर से ये माइनस आ गया u1, ओके। और यहीं से हम इसी से v2 की वैल्यू लिख रहे हैं, v2 की, तो यहाँ से हो गया आपका u1 प्लस v1 वेक्टर, ओके, और v2 ये इधर आ गया, ये माइनस u2 वेक्टर, ओके। तो अब इसको आप हटा सकते हो, ये इक्वेशन 5, इसको आप 6 दे दो, इसको 7 दे दो,
यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन रख लो आप। समीकरण 6 से v1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सी इक्वेशन है? जो संवेग वाली इक्वेशन है, संवेग वाली इक्वेशन, ठीक ना, संवेग संरक्षण वाली इक्वेशन, वो इक्वेशन है, ठीक ना। ये तो हमने इसको अरेंज करके लिख दिया है, ये अरेंज करके ना लिखो तो जो संवेग वाली इक्वेशन है उसमें v1 की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे समीकरण 3 में पुट कीजिए। इस समीकरण 3 को मैं थोड़ा इधर बता देता हूँ। m1 u1 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इक्वल टू m2, ओके, और v2 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, ओके। अब इसको मैं हटा देता हूँ। तो क्या मिल रहा है? तो क्या मिलेगा? अब देखो यहाँ पे m1 u1 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर की वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ से देखो v2 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर, ओके, m2 v2 माइनस u2 वेक्टर, ठीक है। इसको सोल्व करो आप, तो ये u1 और u1, सॉरी, ये u1 और u1 माइनस इस क्रम को कोष्टक में लो, ठीक है ना, क्योंकि ये v1 की वैल्यू पुट की है हमने यहाँ पे v1 की, और तो ये माइनस पूरी टर्म के लगा हुआ है, तो कोष्टक में लोगे तो ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस u1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, ये प्लस u1 वेक्टर इक्वल टू m2 v2 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। इसको अब यहाँ से हम सोल्व करके लिख सकते हैं। ये u1 2u1, तो ये 2m1 u1 वेक्टर, ठीक ना। ये u1 2u1, तो ये 2u1 माइनस ये m1 v2 वेक्टर माइनस ये m1 u2 वेक्टर इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 वेक्टर। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो हमको v2 की वैल्यू चाहिए, v2 की, तो यहाँ से v2 और ये v2, तो इसको इधर लेके चले जाइए आप, तो क्या मिलेगा? v2 कॉमन ले लो, इससे इस तरफ से v2 कॉमन ले लो, तो ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये m1 प्लस m2, ठीक है ना, इधर चला गया। और इसको कंप्लीट इधर लेके आ जाओ, u2 को इधर लेके आ जाओ, तो u2 को इधर लेके आओगे तो ये क्या मिल रहा है यहाँ पे? ये फिर मिस्टेक, u2 पहले तो ये टर्म है, ठीक है ना, 2m1 u1 वेक्टर, ओके, ये प्लस में है, दूसरा ये है, ये माइनस है m1 u2 वेक्टर, ठीक ना, m1 ये माइनस में, ये m1 u2 वेक्टर प्लस ये वाली टर्म इधर आ गई, तो ये m2 u2 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से ये 2m1 u1 वेक्टर माइनस यहाँ से हम u2 को कॉमन लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको? u2 को कॉमन लेंगे और इसको यदि हम प्लस कर दें तो ये m2 माइनस m1 u2 वेक्टर, ओके। इससे ये टर्म आ गई, तो यहाँ से v2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ, ठीक है ना, v2 की जो वैल्यू आएगी इसको हटा देंगे, तो यहाँ से जो v2 की वैल्यू आएगी, v2 ये m1 प्लस m2, इसका इधर इसमें डिवाइड कर दो, तो ये 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना, ये u1 वेक्टर प्लस ये m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये u2 वेक्टर, ठीक है। तो ये v2 की वैल्यू आ गई। टक्कर के बाद
सेकंड ये M1 है, ये M2 है, टक्कर होगी, टक्कर के बाद ये M2, इसकी जो टक्कर के बाद वैल्यू होती है हम इस टर्म से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये V2 है, U1 और U2 की टर्म में लिखा जा रहा है, साथ में ये इसके कुछ कंपोनेंट्स है मास की फॉर्म में। अब हम V1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो V1 की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, अब समीकरण 7 से V2 का मान समीकरण 3, ये जो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो इसमें 3 में रखोगे तो देखिए V1 का मान भी इसी की टर्म के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं हम। तो V1 ठीक है ना, सोल्व वैसे सोल्व करना जैसे ये हम V2 सोल्व करके लेके आए हैं, ठीक है ना, तो ये V1 आ जाएगा यहाँ पे। मैं इसको इसी के टर्म में लिखना सिखा रहा हूँ कैसे लिखोगे, तो ये V1 है, तो यहाँ पे V1 इसको U1 और U2 की टर्म में लिखना है, तो V1 यहाँ पे V1 1 2 1, ठीक है ना, 1 2 1 इस फॉर्म में लिखो। और यहाँ पे फिर ये 2 है, 2 और M1, तो ये U1 के साथ M1 है, तो U2 के साथ यहाँ पे M2 हो जाएगा। ठीक है, साथ में ये जो नीचे वाली टर्म है ये M1 प्लस M2, ये जो नीचे वाली टर्म है वो ऐसे की ऐसे यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे देखिए ये U2 है, ठीक है, तो U2 मतलब M2 माइनस M1, यहाँ पे U1 है, इसका मतलब M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये जो नीचे वाली टर्म है वो ऐसे की आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ये U1 की वैल्यू इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये U1 की वैल्यू आई और ये U2 की वैल्यू आई, तो इनको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिखने का तरीका मैंने बता दिया, जब V1 लिखो तो V1 मतलब 1 U1 U2 फॉर्म में लिखना है, ये अज्ञात है, ये ज्ञात है, तो करना क्या है 1 2 1 1 2 1, यहाँ पे क्या है 2 1 2, ठीक है ना, 1 2 1 2, बस ये करके ये टर्म आपको पता रह जाएगी कि इसके जो हर के अंदर है नीचे वाली जो टर्म है ये M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 आएगी। ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म है इक्वल के पास वाली 1 2, ठीक है ना, इस फर्स्ट टर्म में 2 के साथ M2 M1 के साथ M1, ठीक है, और ये 1 है तो ये M1 माइनस M2, 2 है तो M2 माइनस M1। ओके, तो ये था आज टक्कर के पोर्शन जिसमें हमने आमने सामने की टक्कर की बात की, सम्मुख टक्कर की, ओके, और प्रत्यास्थ टक्कर की बात की, और प्रत्यास्थ टक्कर की भी किसमें बात की, लैब फ्रेम में, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में जो हमारे पास टक्कर के बाद वेलोसिटी है ये हम निकाल सकते हैं। ओके, तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कुछ कंडीशंस इसकी, ठीक है ना, कुछ केस देखेंगे कि जब M1 M2 एक दूसरे की इक्वल है तो क्या होगा, M1 M2 से बड़ा है तो क्या होगा, पहले यदि एक पार्टिकल रेस्ट में है दूसरा उससे आके टक्कर करता है तो क्या होगा। वो जो केस है बड़े इंटरेस्टेड केस है, ठीक है ना, उनको ध्यान से देखना, वो डेली लाइफ में काम आने वाले भी हैं जो रोज आते हैं और उनको ध्यान में रखना चाहिए। यदि वो केस हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे साथ बहुत सारी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम इनके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।